जिस कहानी को बीते 70 ईयर से लोग सिनेमा के रूप हले पर्दे पर देखने का ख्वाब संजोए रहे हो और जिसे बनाने की कोशिशें एम.जी. रामचंद्रन और कमल हसन जैसे दिग्गज बरसों पहले कर चुके हो, उस कहानी को आखिरकार पर्दे पर उतरते देखना किसी कौतुक से कम नहीं है। निर्देशक मणिरत्नम हालांकि बातचीत में कहते हैं कि ये फिल्म उन्होंने बड़े पर्दे पर सिनेमा की भव्यता या उसका कौतुक दिखाने के लिए नहीं बनाई है, लेकिन फिल्म का अंतिम प्रभाव दर्शकों पर यही पड़ता है। कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यासों की पोन्नियिन सेल्वम श्रृंखला के 3 उपन्यासों की कथा इस पहली फिल्म में है और अगर कहानी पहले से न पता हो तो करीब 2.25 घंटे की फिल्म देखने के बाद इसका समझ आ पाना काफी मुश्किल है। कुछ बाहुबली जैसे राजसी संघर्ष की इस कहानी में किरदारों की भरमार है। हिंदी दर्शकों के सामने फिल्म देखते समय दिक्कतें ये रहती है कि तमिल सिनेमा के कलाकारों से वे उतने परिचित नहीं हैं जितने कि तेलुगु सिनेमा के कलाकारों से। फिल्म पोन्नियिन सेल्वम पार्ट 1 देखना अपने आप में किसी भव्य अनुभव से कम नहीं है। मणिरत्नम ने सदियों पहले की नहीं बल्कि 1000 साल पहले की एक कहानी को अपनी इस नई फिल्म का आधार बनाया है। ये कहानी उनके मन में तब से धुमड़ रही है जब वह सिनेमा के स्टार थे। यह कहानी एक कॉमेडी स्टार से शुरू होती है। बीमार राजा अनिष्ट की आशंका देखते हुए अपने छोटे भाई को गद्दी सौंपता है और छोटा भाई समय आने पर अपने बेटे को। बेटी मानती है कि उसका दूसरा भाई इस गद्दी के लिए अधिक उपयुक्त है। उधर बड़े भाई का बेटा भी है, उसे लगता है कि राज सिंहासन पर तो अनुवांशिक अधिकार उसका है। षड्यंत्रों की बू आनी शुरू होती है। राजा अपने सबसे विश्वस्त को इसका पता लगाने भेजता है। कहानी एक नगर से दूसरे नगर और दूसरे नगर से दूसरे देश तक जाती है। चौसर बीत चुकी है, गोटियां सज चुकी है। शह और मात का यह खेल पोन्नियिन सेल्वम की दूसरी कड़ी में अपने परिणाम तक पहुंचेगा। मणिरत्नम का सिनेमा एक अलग अनुभूति का सिनेमा है। इसमें कहानी के किरदार दर्शकों को अपने साथ बांधकर चलते हैं। नैसर्गिक छटाएं यह कथन का हिस्सा बनती चलती है और कलाकारों के चरित्र कहानी के अलग अलग आयाम गढ़ते हैं। फिल्म पोन्नियिन सेल्वम पार्ट 1 में मणिरत्नम ने एक ऐसा साम्राज्य गढ़ा है जिसके बारे में जो कुछ है बस किताबों में है। कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पढ़ने वालों की माने तो इसकी लिखावट किसी पटकथा से कम नहीं है। हर विवरण है यहाँ। मणिरत्नम ने इसे ही पर्दे पर जीवंत कर दिखाने की कोशिश की है। पर्दे पर चोल साम्राज्य का वैभव नजर आता है, इसकी महिला चरित्रों का रूप लावण्य नजर आता है और ये महिला चरित्र आम फिल्मों की तरह नहीं है। यहाँ रिश्तों की हर गांठ पर उनका पहरा है और कहानी के हर मोड़ पर उनकी निगाहें टिकी हुई है। इस फिल्म में कार्तिका प्लेफुलनेस दर्शकों को भाता है। ऐश्वर्या राय बच्चन यह राजवंशों के बीच चलने वाली राजनीति का मोहरा है। उनकी सुंदरता और उनकी कुटिलता दोनों आकर्षक है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन को देखने का हिंदी दर्शकों का एकलौता आकर्षण है और उनके रूप का आकर्षण अब भी असरदार बना हुआ है। उसके साथ तृषा भी है, लेकिन ऐश्वर्या जैसे चांद के आगे बाकी सब तारे ही लगते हैं। ऐश्वर्या लक्ष्मी का किरदार काफी कम देर के लिए दिखता है और कहानी में उनकी उपयोगिता भी स्पष्ट नहीं कर पाता। टेक्निकल साइड से इसकी सिनेमेटोग्राफी, कला निर्देशन और म्यूजिक सब अव्वल दर्जे का है। ऐसी फिल्में परंपरागत रूप से लंबी अवधि की होती है, वही दिक्कत इस फिल्म के भी है। म्यूजिक फिल्म का तमिल दर्शकों की रुचि के हिसाब से बना है और उसमें दिव्य प्रकाश दुबे ने हिंदी के शब्द फंसाने की कोशिश अच्छी की है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।